गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डी.एन. गुप्ता। और जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है, इस समय हमारी एनसीईआरटी की जो यूनिट फर्स्ट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका जो हमारा थर्ड चैप्टर है किंगडम प्लांटी, उसमें अभी तक हम लोगों ने जो सेशंस लगाए हैं उसमें हम लोगों ने स्टडी करी है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एंजियोस्पर्म की। और जानते हैं एंजियोस्पर्म ये लास्ट हेडिंग है किंगडम प्लांटी में। तो चलिए बच्चों हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हम लोग ने क्या स्टडी किया, और फिर एनसीईआरटी की एक एक लाइन एंजियोस्पर्म के बारे में क्या कहती है प्लांट किंगडम चैप्टर में, वहां पर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि किंगडम प्लांटी में जो एंजियोस्पर्म का डिस्क्रिप्शन दिया है वो बहुत मोटा मोटा दिया है, मतलब बहुत उसमें डीप में नहीं समझाया गया, इसलिए क्योंकि इसके लिए अलग से चैप्टर है। जैसे आप क्लास 12 में जब जाएंगे तो यूनिट 6 है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पर एंजियोस्पर्म के बारे में जो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वहां पर प्रॉपर समझाया गया है। इसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है वहां पर भी आपको प्रॉपर डिस्क्राइब किया गया है। तो किंगडम प्लांटी में एंजियोस्पर्म का एक ओवरव्यू दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक ओवरव्यू के अनुसार जो ओवरव्यू है एनसीईआरटी में उन सभी लाइनों को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी तक किंगडम प्लांटी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किंगडम प्लांटी को में जितने भी प्लांट्स आते हैं या प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, सभी को हम लोग ने दो कैटेगरीज में डिवाइड करी थी। पहली कैटेगरी ऐसी थी जो सीडलेस प्लांट थे, जिसमें आपको सीड देखने को नहीं मिलता था। वो क्या थे? वो थे हमारा एल्गी, वो था हमारा ब्रायोफाइटा, और वो था हमारा टेरिडोफाइटा। इनमें आप तीन में देखिए, ना तो टेरिडोफाइटा में आपको सीड मिलेगा, ना तो ब्रायोफाइटा में आपको सीड मिलेगा, और ना ही थैलोफाइटा में आपको सीड मिलेगा। फिर हमारा सेकंड एक ऐसा ग्रुप था जिसमें आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन दोनों ग्रुप में आपको सीड देखने को मिल रहे थे, आपको सीड देखने को मिल रहे थे। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड हमको देखने को मिल रहा था वो सीड कैसा था बच्चों? वो नेकेड सीड था, मतलब इसके ऊपर कोई आवरण नहीं था, अर्थात यहाँ पर फ्रूट क्या थे? एब्सेंट थे। लेकिन जब आप एंजियोस्पर्म की ओर आएंगे, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म की ओर आएंगे, तो यहां पर बच्चों जो आपको सीड मिलेगा, ये सीड कहां पर होगा? ये फ्रूट के अंदर होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सीड इसमें नेकेड नहीं होगा, यहां पर सीड कहां पर होगा? फ्रूट के अंदर होगा, मतलब सीड के ऊपर एक आवरण होगा। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के, हम पीडीएफ पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी किंगडम प्लांटी चैप्टर में एंजियोस्पर्म के बारे में क्या बता रही है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाते हैं एनसीईआरटी की बुक में और देखते हैं जाकर वहां पर कि बुक हमारी क्या कह रही है एनसीईआरटी में। चलिए एनसीईआरटी का पीडीएफ हम लोग खोल लेते हैं फटाक से। यस, प्लांट किंगडम पहुंच गए हम यहाँ पे। यस, डायरेक्ट हम लोग उस हेडिंग में आ गए एंजियोस्पर्म। और इसके पहले आप देखें, इसके पहले हम लोगों ने यहां पर जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट किया था। इसका जस्ट पहले वाला जो सेशन था, इसके जस्ट पहले वाले में तो हम लोग ने एमसीक्यूज लगाए थे, लेकिन एमसीक्यूज के पहले वाले सेशन में हम लोग ने जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट किया था एनसीईआरटी की एक एक लाइन को। और आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंजियोस्पर्म। तो चलिए एंजियोस्पर्म के बारे में यहां पर एनसीईआरटी क्या कह रही है उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो यहां पर पहला ही पॉइंट लिखा है कि जिम्नोस्पर्म की तरह नहीं। क्या लिखा हुआ है? अनलाइक, जिम्नोस्पर्म की तरह नहीं। यहां पर ओव्यूल्स आपको नेकेड नहीं मिलेंगे, ओव्यूल्स यहां पर नेकेड नहीं मिलेंगे। कहां पर? एंजियोस्पर्म के केस में, अर्थात फ्लावरिंग प्लांट में आपको ओव्यूल्स नेकेड नहीं मिलेंगे, इसलिए सीड भी आपको नेकेड नहीं मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? फ्रूट के अंदर मिलेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीट है, और जो ओव्यूल्स है ये डेवलप होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में जिसको हम फ्लावर बोलते हैं। अगर मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर, अगर मैं एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें बच्चों, तो आप देखो अगर एंजियोस्पर्म के बारे में हम बात करें तो फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन मिलते हैं। अगर वो फ्लावर कैसा है? अगर वो फ्लावर आपका मोनोसियस है। अगर हम बात करें जैसे फ्लावर की, जरा एक फ्लावर बनाते हैं और फिर आपको प्रॉपर समझाते हैं। जैसे देखो फ्लावर का जो आप पार्ट देखते हैं बच्चों, जो फ्लावर का आप पार्ट देखते हैं वो किस तरीके से देखते हैं? देखिए सबसे पहले फ्लावर में ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम रिसेप्टिकल्स बोलते हैं।
इस रिसेप्टिकल्स में आप देखिए ये जो पार्ट लगा हुआ है, ये पार्ट क्या है, ये है ओवरी, ये है हमारा स्टाइल, ये स्टाइल है, और ये है हमारा स्टिग्मा, ठीक है। और इस ओवरी के अंदर आपको पता है क्या लगे होते हैं, इसके अंदर लगे होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कार्पेल। क्या बच्चों बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्पेल। और इस कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसमें पॉलन ग्रेन लैंड करता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये पार्ट इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये वाला जो बल्की पार्ट है बच्चों, ये है ओवरी। ये क्या है, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये है ओव्यूल। तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हमने क्या बोला, यहां पे हमने इसको बोला कार्पेल, ठीक है। तो फ्लावर में और कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये हो गया फीमेल पार्ट। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आप देखेंगे, यस, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखें तो इसको हम बोलते हैं स्टैमेन। स्टैमेन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो ऊपर आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बच्चों, एंथर। और ये होता है, इसको हमने बोला फिलामेंट, इसको हमने बोला फिलामेंट। तो मेल पार्ट हो गया स्टैमेन, एंथर और फिलामेंट दोनों मिला के ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है हमारा स्टैमेन का, ये पार्ट है हमारा स्टैमेन का। तो स्टैमेन हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पेल हो गई हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहां पर देखिए एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में आपको एक तो कार्पेल मिल रही है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और दूसरा आपको स्टैमेन मिल रहा है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये नेसेसरी वर्ल कहलाती है। 2 एसेसरी वर्ल होती है, जिसको हम सबसे बाहर आप देखते होंगे, ग्रीन कलर की लीफ जो बर्ड को प्रोटेक्ट करती है बच्चों, इसको बर्ड को प्रोटेक्ट करती है इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, इसको बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। फिर आप देखिए यहां पर आपको जो पंखुड़ी दिखती हैं, जो कैसी होती है, जो कलरफुल होती है, इस तरीके से जो कलरफुल होती है बच्चों, इस तरीके से जो कलरफुल होती हैं, इनको हम बोलते हैं कोरोला। इसको क्या बोलते हैं, कोरोला। तो अगर एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक आप फ्लावर देखें बच्चों, तो ये पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर टिपिकल एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को अगर आप देखेंगे, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को आप देखेंगे बच्चों, तो ये आपको पार्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। यही आपका जो एनसीईआरटी क्या कह रही है, अगर हम अपने जगह पहुंचे, एनसीईआरटी ने यहां पर क्या बोला, एनसीईआरटी ने बोला कि भाई अगर आप जरा हम लोग अपने उस पे देख लेते हैं, कहां पर है हमारी प्लांट किंगडम, यस, एनसीईआरटी पहुंचते हैं। देखो एनसीईआरटी में क्या कह रही है कि जो हमारे पॉलन ग्रेन है और जो ओव्यूल्स हैं, जो हमारे पॉलन ग्रेन है और जो हमारे ओव्यूल्स हैं, वो आपको स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फ्लावर में देखने को मिलते हैं। तो पॉलन ग्रेन कहां पे थे, जो मैंने आपको स्टेमन बनाया था उस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं, और ओव्यूल्स मैंने कहां पर दिखाया था, ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था। तो वहां पर फ्लावर के अंदर ये दोनों पार्ट डेवलप होते हैं। एंजियोस्पर्म के केस में जो सीड्स होते हैं बच्चों, वो फ्रूट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। कैसे मिलेंगे, जो मैंने फ्लावर दिखाया था, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था, जब ओव्यूल फर्टिलाइज होगा तो जो ओव्यूल है किस में कन्वर्ट होगा, सीड में, और ओवरी जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। तो क्या कह रहा है कि जो सीड है वो आपको फ्रूट के अंदर मिलते हैं। एंजियोस्पर्म अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप है, जिसमें आपको वाइड रेंज हैबिटेट्स वाले प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। मतलब वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, मतलब आपको ये एक्वेटिक्स भी मिलेंगे, इसके अलावा आपको टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे, मैदानी इलाकों में मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको पहाड़ी इलाकों में भी मिलेंगे। मतलब इसका हैबिटेट बहुत वैलिड है, बहुत ब्रॉड आपको हैबिटेट्स देखने को मिलेंगे, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट देखने को मिलेंगे। अगर हम साइज की बात कर लें, तो जैसे आप देख रहे थे जिम्नोस्पर्म के केस में कि वहां पर जो रेडवुड ट्री थे सबसे जायंट ट्री माने जाते हैं, सबसे टॉलेस्ट स्पीशीज थी, जैसे सिकोया आप देखते थे।
लेकिन एंजियोस्पर्म के केस में आप देखो तो यहां पर जो सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है बच्चों, इसका नाम है वोल्फिया। तो डायरेक्ट यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, वोल्फिया। और इसके अलावा आप देखिए यूकेलिप्टस, जो कि सबसे टाल ट्री माने जाते हैं एंजियोस्पर्म में, तो यूकेलिप्टस सबसे लंबे हैं और वोल्फिया आपका स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। ये पॉइंट नोट करने लायक है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम यूकेलिप्टस की बात करें तो यूकेलिप्टस की लंबाई बच्चों 100 मीटर से भी ज्यादा, मतलब 100 मीटर तक हो सकती है, मतलब 100 मीटर से ज्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म जो प्लांट हैं वो हमारे लिए फूड, फॉडर, फ्यूल और मेडिसिन और बहुत सारी ऐसी अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप देखें एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो हमारा एंजियोस्पर्म है हम इसको दो क्लास में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास है डाइकोटिलिडन्स और दूसरी जो क्लास है बच्चों वो है मोनोकोटिलिडन। अगर कोई सीड है, उस सीड को अगर आप ओपन करें और वहां पर अगर आपको कोटिलिडन्स की संख्या 2 मिल रही है तो ऐसे सीड्स को हम बोलेंगे ये डाइकोटिलिडन्स है। लेकिन अगर कोई सीड में आपको अगर कोटिलिडन्स की संख्या अगर 1 है तो हम बोलेंगे ये प्लांट कौन सा होगा, ये होगा मोनोकोटिलिडन्स का सीड। तो दो तरीके के प्लांट हैं एंजियोस्पर्म में, पहला है डाइकोटिलिडन्स और दूसरा है मोनोकोटिलिडन्स। और डाई और मोनो से ही क्लियर है कि कितने कोटिलिडन्स डाइकोटिलिडन्स में होंगे और कितने कोटिलिडन्स मोनोकोटिलिडन्स में होंगे। कोटिलिडन्स का मतलब होता है बच्चों एम्ब्रियोनिक लीफ। अगर हम डाइकोटिलिडन्स की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है कि इसके सीड में आपको 2 कोटिलिडन्स मिलेंगे। इसके अलावा जो वेरिएशन है, अगर आप लीफ देखेंगे बच्चों, अगर हम लीफ देखें तो यहां पर जो मिडरिप के अलावा जो वेनलेट्स हैं ये इस तरीके से जाल जैसी फैली रहती हैं जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, डाइकोटिलिडन्स का। कहां पर, लीफ में आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। इसके अलावा आप देखें अगर फ्लावर आप देखेंगे तो वो टेट्रामेरस होंगे या पेंटामेरस होंगे। टेट्रामेरस से पेंटामेरस का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर की जो वर्ल है आपकी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम और गाइनोशियम, इनकी संख्या हर लेवल पे 4 हो या 5 हो तो ऐसे फ्लावर को हम टेट्रामेरस या पेंटामेरस कहते हैं। और आप जानते हैं ट्राइमेरस फ्लावर कहां पर मिलेंगे आपको, मोनोकाट में मिलेंगे। तो टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका बच्चों, डाइकोटिलिडन्स का। तो टेट्रामेरस और पेंटामेरस का मतलब समझ में आया, जिसमें 4 या 5 मेंबर्स हो प्रत्येक फ्लावर वर्ल। फ्लावर वर्ल्स होते हैं कौन कौन से, पहला वर्ल होता है जो आउटर होता है कैलिक्स, दूसरा होता है बच्चों हमारा कोरोला, तीसरा होता है हमारा एंड्रोसियम और चौथा होता है हमारा गाइनोशियम बाहर से अंदर की ओर। तो जैसे कैलिक्स अगर 4 है, कोरोला 4 है, एंड्रोसियम 4 है, गाइनोशियम 4 है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोल देंगे, ऐसा फ्लावर हो गया हमारा टेट्रामेरस। और अगर इनकी संख्या 5-5 है तो ऐसे फ्लावर को हम बोल देंगे पेंटामेरस फ्लावर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रही है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप मोनोकोटिलिडन्स की बात करें, अगर आप मोनोकोटिलिडन्स को देखो दूसरी तरफ तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके सीड में आपको सिंगल कोटिलिडन्स देखने को मिलेगा। बताया था ना अभी, डाइकोट के सीड में 2 कोटिलिडन्स और मोनोकोट्स में सिंगल कोटिलिडन्स देखने को मिलता है। जो वेनेशन होगा पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट ये लीफ है, यस ये आपकी मिडरी में, तो इसके पैरेलल इस तरीके के वेनेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो पैरेलल वेनेशन होगा। फ्लावर जो होंगे बच्चों वो ट्राइमेरस होगा, मतलब जो फ्लावर की वर्ल है उनकी संख्या कैलिक्स की 3, कोरोला के 3, एंड्रोसियम की 3 और गाइनोशियम की 3 होंगी। तो 3 मेंबर्स होंगे प्रत्येक फ्लावर वर्ल के इन केस ऑफ मोनोकोट। अब यहां से स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो एनसीईआरटी क्या कहता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है कहां पर, फ्लावर में, तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्टेमन बोलते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था स्टेमन होता है, स्टेमन के 2 पार्ट हैं, ऊपर वाला एंथर और नीचे वाला फिलामेंट। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो स्टेमन है
और प्रत्येक स्टेमन किसका बना होता है, उसमें आपको फिलामेंट मिलेगा और एक एंथर मिलेगा। दिखाया था ना किस तरीके से स्टेमन लगा था, ऊपर वाला क्या था, ये एंथर था जो बाइलोब था, और ये फिलामेंट था। इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला था, स्टेमन। यस, एंथर द टिप। विद इन द एंथर में क्या कह रहा है, इसी एंथर के अंदर क्या डेवलप होते हैं, पॉलन मदर सेल होती है, और पॉलन मदर सेल म्यूटिकली डिवाइड करती है और माइक्रोस्पोर्स बनाती है। एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और फिर ये माइक्रोस्पोर मैच्योर होंगे और पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस, जो कि मैच्योर होंगे और फिर ये पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्चुअली बच्चों ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें पॉलन ग्रेन बनता है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसी होती है, तो मैंने आपको बताया जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पर मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत विस्तार से समझाने वाला हूं। क्योंकि प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म का सिर्फ ओवरव्यू है, इसलिए मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूं। पूरी की पूरी प्रोसेस हम लोग समझेंगे क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एंजियोस्पर्म में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम पिस्टिल बोलते हैं। यस, और पिस्टिल में आपके मैंने 3 पार्ट आपको बताए थे, पिस्टिल बोल रहे हैं, कार्पेल बोल रहे हैं। तो पिस्टिल में 3 पार्ट थे, कौन से थे, स्टिग्मा था, स्टाइल था और ओवरी थी। तो यहां पर ओवरी नीचे की तरफ जो सॉलिड पार्ट है उसको ओवरी बोलते थे बेस पे, स्टाइल थी और स्टिग्मा था। अगर आप फ्लावर देखें बच्चों, जैसे सपोज दैट अगर हम फ्लावर की बात करें तो ये हो गया आपका रिसेप्टिकल, ये हो गई आपकी ओवरी, ये हो गया आपका स्टाइल और ये हो गया स्टिग्मा। तो ये जो बल्जी पार्ट है इसी को तो हमने ओवरी बोला था, ये हो गया हमारा स्टाइल और ये हो गया हमारा स्टिग्मा। इन तीनों को हमने क्या बोला, इसको हमने बोला पिस्टिल या कार्पेल। तो जो सॉलिड वाला पार्ट है हमने इसको क्या बोला, हमने इसको बोला ओवरी, इसके बेस पे है। स्टाइल आपको मिल रही है लॉन्ग सिलेंडर और स्टिग्मा आपको मिल रहा है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसपे पॉलन ग्रेन आके यहाँ पर लैंड करते हैं, फिर जर्मिनेट करते हैं, फिर पॉलन ट्यूब निकलती है और यहाँ पर जो ओव्यूल होता है उसके साथ ये फ्यूज होता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। फिर क्या कह रहे हैं, अगर हम बात करें तो जनरली प्रत्येक ओव्यूल्स में आपको एक मेगास्पोर मदर सेल मिलेगी जिसमें मियोसिस होगी, जिसमें 4 हैप्लोइड मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 डीजनरेट कर जाएगी, एक और एक बचेगी, वो डिवाइड करेगी और उससे बनेगा हमारा एम्ब्रियो सैक। और प्रत्येक एम्ब्रियो सैक में आपको 3 सेल्ड एग apparatus मिलेगा, जिसमें एक एग सेल होगा, 2 सिनर्जिड्स होंगी, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। जरा ये जो पॉइंट है जरा इसको मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से ओव्यूल्स के अंदर किस तरीके से एक एम्ब्रियो सैक का फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। जरा इसको मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपको समझाता हूं, जरा और पॉइंट जरा इसको क्लियर कर लें, फिर हम आपको प्रॉपर वहां पर एक पीपीटी के माध्यम से सारी चीजों को समझा देते हैं। यहां पर आपने क्या समझा कि यहां पर जो कहां पर आपको ओव्यूल्स के अंदर क्या मिल रहा है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, 3 डीजनरेट कर जाएंगे, एक बचेगा। वो क्या करेगा, वो बच्चों माइटोटिकली फिर डिवाइड करता है, याद रखिएगा, वो क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा और फाइनली हमारा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाएगी। जो आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, आपको 3 सेल्ड एग apparatus मिलेगा, इसमें एक एग सेल होगी, 2 सिनर्जिड होंगी, 3 एंटीपोडल सेल्स होगी और 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा। कैसे होगा जरा मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूं, फिर पीपीटी में बताऊंगा। जैसे ये ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल्स के अंदर हमने माना ये एक मेगास्पोर मदर सेल है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड करेगी तो एक सेल से बच्चों यहां पर 4 सेल बनेंगी, ठीक है। 4 में से ये 3 सेल क्या कर जाएंगी, ये 3 सेल डीजनरेट कर जाएंगी, बचेगी कितनी, एक मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो ये मेगास्पोर एक बना बच्चों, अब ये मेगास्पोर डिवाइड करेगा और इस तरीके से आपका 8 न्यूक्लियस बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 न्यूक्लियस हो गए। तो ये बीच वाला बन जाएगा एक सेल, ये दोनों बन जाएंगे आपके सिनर्जिड्स, ये 3 आपके बन जाएंगे एंटीपोडल और बीच वाली हुई गई सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल में हो गया 2 न्यूक्लियस। तो अगर आप कंडीशन यहां पर देखें तो कितने न्यूक्लियस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस हुए। सेल कितनी हुई,
1 2 3, बीच वाली एक सेल 4 5 6 7, तो 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज से एक हमारा पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो सबसे पहले क्या थी, ओव्यूल्स के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल थी। ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करी, 4 मियोसिस से 4 मेगास्पोर बना, 4 में से 3 डिजनरेट कर गए, 1 मेगास्पोर बचा। अब एक इस मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस होगी और उससे आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्टेज तैयार हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है बच्चों, यही चीज बता रहा है। देखो फिर क्या कह रहा है एनसीईआरटी, फिर क्या कह रही है जरा आगे देख लेते हैं। आगे कह रही है कि जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज करेंगी और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगी। क्या मतलब कह रहा है, कह रहा है कि जैसे सपोज दैट आपका ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्टेज बन गई, ये एग है, ये 2 सिनर्जिड हो गई और ये आपके सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस हो गए और ये आपके एंटीपोडल सेल हो गए। तो बाद में ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे तो ये 2n बन जाएगा। वही कह रहा है कि ये फ्यूज कर जाएंगे और प्रोड्यूस कराएंगे डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, और बाद में क्या होगा, क्योंकि ये ओव्यूल कहां पर है, ये ओव्यूल तो ओवरी के अंदर है, ये ओव्यूल ओवरी के अंदर है और ये क्या है हमारा स्टाइल और ये है हमारा स्टिग्मा, और ये कहां पर है, फ्लावर के रिसेप्टिकल पे है। अब यहां पर क्या होगा, पॉलिन ग्रेन यहां पर लैंड करेगा, पॉलिन ग्रेन से इस तरीके से ट्यूब निकलेगी, इस तरीके से ट्यूब निकलेगी। इस ट्यूब में 2 मेल गैमीट होंगे, एक मेल गैमीट इस एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमीट इस पोलर न्यूक्लियस, ये जो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस है इसके साथ फ्यूज करेगा। जब इसके साथ फ्यूज करेगा तो 2n किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3n में, तो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बन जाएगा। और यहां का जो मेल गैमीट जो एग के साथ फ्यूज कर रहा है तो ये बच्चों बनाएगा हमारा जाइगोट, ये बनाएगा और यही जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप करेगा और इस जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए जो एंडोस्पर्म है वो इसको न्यूट्रिशन देगा। तो ये जो प्रोसेस है, जो मेल गैमीट आ रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर 2 चीजें हो रही है। सबसे पहले अगर आप देखो बच्चों तो यहां पर इस पॉलिन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट थे, तो जो पहला मेल गैमीट इस एग के साथ फ्यूज कर रहा है तो इसके फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। तो सिनगैमी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सिनगैमी में प्रोड्यूस हो रहा है हमारा जाइगोट। और जो दूसरा मेल गैमीट है वो आपका जो आपके सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है, तो ये चूंकि डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो चुका है, पहले ही दोनों फ्यूज कर चुके हैं, अब जब ये मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बना रहा है, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बना रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी, इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गया बच्चों, इसको हम लोग क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी का मतलब क्या हुआ, सिनगैमी में जब हमारा मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज किया तो इसने क्या बनाया, जाइगोट बनाया। ठीक है, अब देखो ये जो पॉलिन ट्यूब आ रही, इसी पॉलिन ट्यूब में क्या है, इसमें आपको मेल गैमीट आपको देखने को मिलते हैं, जो एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा किसके साथ फ्यूज करेगा, जो हमारा सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से ये बना देगा ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पेन। ठीक है, अब क्या होगा, जब एम्ब्रियो ये डेवलप करेगा तो इसके डेवलपमेंट में ये जो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म है वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। तो जाइगोट डेवलप हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में, जिसमें आपको अगर मोनोकार्ट है तो उसमें 1 और अगर डाइकार्ट है तो 2 कार्टिलिडन्स मतलब सीड में कन्वर्ट होंगे। और जो पेन है वो डेवलप किसमें हो जाएगा, एंडोस्पर्म में, जो प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसको क्या देगा, नरिशमेंट देगा। जो सिनर्जिड्स, ये जो सिनर्जिड्स हैं और जो एंटीपोडल सेल्स हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कर जाएंगी, ये डिजनरेट कर जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी। जब ये इवेंट्स होता है बच्चों तो क्या कहता है, ओव्यूल फिर किसमें डेवलप हो जाएगा, सीड में, और ओवरी डेवलप हो जाएगी फ्रूट में। जो लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म को, अब नीचे जो लाइफ साइकिल इसमें दिखाई गई है, जरा इसके माध्यम से मैं आपको और क्लियर कर देता हूं एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल। देखो यहां पर प्रॉपर चीजें आपको दिखाई जा रही है। चलो
देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये आपको फ्लावर दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्लावर, ये आपको फ्लावर दिख रहा है। ये फ्लावर ऐसा है, इसमें दोनों पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और मेल भी। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखो ये आपको दिख रही है कार्पेल, यस, और यहां पर देखिए ये हमारी ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ये स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये एंथर है, यस, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। इसी एंथर के अंदर क्या डेवलप होता है, इसी के अंदर एंथर के अंदर डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोर, यस, और यही माइक्रोस्पोर जब मेच्योर होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में। बहुत सारे एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में भी होता है और कुछ एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज में भी आ जाता है, ठीक है ना। एक वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है ना। तो यहां पर इस तरीके से आपको 2 सेल स्टेज यहां पर पॉलन ट्यूब दिख रहा है। अब ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे लैंड करेगा, फिर पॉलन ग्रेन से ये पॉलन ट्यूब निकलेगी। देखो इसमें 2 मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, और दूसरा मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा, ट्रिप्लेट आपको एंडोस्पर्म बनेगा। फिर देखो ये बन गया हमारा जाइगोट। तो जाइगोट फिर किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ये जो एंडोस्पर्म है अपना रोल प्रोवाइड करेगा। और फाइनली देखो ये आपका क्या बन गया, फिर यहां से सीड बनेगा, जब फिर सीड आएगा तो सीड से फिर ये नया प्लांट तैयार हो जाएगा, जो कि कैसा होगा, स्पोरोफाइट होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप देखो किस तरीके से यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल दिखाया गया है, किस तरीके से मेगास्पोर मदर सेल से किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट इस ओव्यूल के अंदर डेवलप करेगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने देखा एंजियोस्पर्म की एक लाइफ साइकिल को। अब जरा पीपीटी के माध्यम से ये जो कुछ पॉइंट है थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर देता हूं, जितनी चीजें हम लोग ने यहाँ पर क्लियर करी, क्योंकि यहाँ इसके बाद एंजियोस्पर्म आपका खत्म हो जाएगा। चलिए जरा हम लोग अपने पीपीटी पे पहुंचते हैं और पीपीटी के माध्यम से कुछ चीजों को मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूंगा। चलिए, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो मैंने आपको बताया बच्चों, यस, जरा अपने उस पे पहुंचते हैं सीधे, जिस पॉइंट को मुझे समझाना चाहता हूं आपको। एक मिनट, सबसे पहले यहां से आ जाते हैं। ये देखो, ये जो हमारा ये जो है, ये यहाँ पर अगर आप देखो बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पर ये आपको प्रॉपर एक फीमेल गैमेटोफाइट दिखेगा, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर हम एंटीपोडल सेल्स की बात कर रहे थे, तो देखो 3 एंटीपोडल सेल्स आपको मिल रही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर आपको ये पोलर न्यूक्लियस मिल रहा है, पहले ये 2 न्यूक्लियस रहेंगे, फिर ये फ्यूज करके तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस इन्होंने बना दिया, पोलर न्यूक्लियस। बीच में देखो ये एग सेल है और 2 आपकी सिनर्जिड सेल है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, पॉलन ट्यूब यहां से आई, पॉलन ट्यूब यहां से आई, पॉलन ग्रेन से जो हुई निकली है, इसमें 2 मेल गैमीट थे। पहला मेल गैमीट इस जाइगोट के साथ, सॉरी एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, और ये मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज कर रहा है। तो जब ये मेल गैमीट इस एग के साथ फ्यूज करेगा तो बच्चों यही बनाता है हमारा जाइगोट, और ये जब मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये बनाएगा हमारा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, या जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस तरीके से बच्चों चीजें बनती हैं, और यहां पर फाइनली ये एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और इसके डेवलपिंग में जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना है ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। और चूंकि ये ओव्यूल ओवरी के अंदर है तो ओवरी फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा ये है ये जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, अर्थात ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सीड में। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म से रिलेटेड जितने भी सारे पॉइंट्स थे हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किए। अब अगर आप एनसीईआरटी में आएंगे तो उसके जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, और बताया गया है कि जब आप प्लांटी से स्टार्ट, प्लांट किंगडम देखते हैं और आप एल्गी से जब स्टार्ट करते हैं और एंजियोस्पर्म तक आते हैं, तो आपको विशेष तरीके की कुछ लाइफ साइकिल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है कुछ ग्रुप का। जैसे आपने ब्रायोफाइटा के केस, एल्गी और ब्रायोफाइटा के केस में देखा कि वहां पर जो गैमेटोफिटिक जनरेशन थी, अर्थात जो गैमेटोफिटिक जनरेशन थी वो वहां पर डोमिनेंट थी, हैप्लॉइड। लेकिन जब आप टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में देखते हैं तो यहां पर स्पोरोफिटिक जनरेशन आपको डोमिनेंट मिलती है, मतलब ज्यादा समय तक आपको स्पोरोफाइट मिलता है। तो जरा अब हम लोग बात कर लेते हैं
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, जो आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर दिया गया है, और नेक्स्ट हेडिंग है, क्योंकि इसके बाद फिर आपका ये चैप्टर यहां से खत्म हो जाएगा और किंगडम प्लांटी को फिर हम यहां पर क्लियर कर पाएंगे। तो देखो यहां पर हम लोग ने एंजियोस्पर्म के बारे में समझ लिया, और जो नेक्स्ट पेज है हमारा जिसमें प्लांट लाइफ साइकिल अर्थात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे। क्या कहती है एनसीईआरटी, जरा इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो बच्चों, तो आप यहां पर 3 तरीके की लाइफ साइकिल आप यहां पर अगर हम बात करें यहां पर, तो आप देखो यहां पर 3 तरीके की लाइफ साइकिल मिल रही। पहली लाइफ साइकिल आपकी हैप्लॉन्टिक है, दूसरी डिप्लॉन्टिक है, और तीसरी लाइफ साइकिल हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ग्रुप में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। हैप्लॉन्टिक का मतलब आपको गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट मिलेगी, अर्थात उसकी लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट स्टेज अर्थात एन वाली स्टेज ज्यादा समय तक है। डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है जिसमें 2n अर्थात स्पोरोफिटिक जो फेज है वो ज्यादा समय तक है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में कुछ इंटरमीडिएट स्टेज आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, जरा इन पॉइंट्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले कह रही है कि प्लांट में आपको दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स आपको देखने को मिलती है। प्लांट में बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, चाहे वो हैप्लॉइड सेल हो या वो डिप्लॉइड सेल हो, अगर उनको डिवाइड होना है तो किस प्रोसेस से डिवाइड होती है, माइटोसिस से, पहला पॉइंट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो आपके स्पोरोफिटिक प्लांट है जिसमें डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट है, अगर वहां पर गैमीट बनेंगे तो मियोसिस से बनेंगे, और सेल कैसी होगी, 2n होगी, डिप्लॉइड होगी। लेकिन अगर प्लांट कैसे हैं, हैप्लॉन्टिक हैं, अर्थात उनकी जो प्लांट बॉडी है अगर वो गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट में अगर गैमीट बनना है तो माइटोसिस से बनेंगे। इस पॉइंट को आपको माइंड में रखना है। तो वहीं यहां पर एनसीईआरटी क्या कह रही है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों माइटोसिस के द्वारा डिवाइड हो सकते हैं। इस एबिलिटी की वजह से आपको डिफरेंट प्लांट बॉडीज आपको देखने को मिलती हैं, अर्थात हैप्लॉइड प्लांट बॉडी भी देखने को मिलती है और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी भी मेन होती है कुछ प्लांट में, जैसे हैप्लॉइड आपको एल्गी ब्रायोफाइटा के केस में देखने को मिल रही थी, और आपकी टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आपको डिप्लॉइड प्लांट बॉडी देखने को मिल रही है। फिर क्या कह रहा है कि जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं वो माइटोसिस से होते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो गैमीट माइटोसिस से प्रोड्यूस होगा, और अगर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो गैमीट वहां पर मियोसिस से प्रोड्यूस होगा। इस चीज को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो माइटोसिस के द्वारा गैमीट प्रोड्यूस होंगे, और जो प्लांट बॉडी ऐसी प्लांट बॉडी जो जिसमें गैमेटोफाइट है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैमीट। अगर स्पोरोफाइट है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर। तो कह रहा है कि अगर हम इसके बाद क्या होगा, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट डिवाइड हो सकता है माइटोसिस के द्वारा भी, डिवाइड बाय माइटोसिस, और प्रोड्यूस करेगा आपका डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अगर जाइगोट अर्थात अगर 2n बन गया है, यस, और अगर इसे अब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाना है तो कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी, ठीक है। लेकिन अगर हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होंगे प्लांट बॉडी में, और अगर वो प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है तो किस प्रोसेस से होंगे बच्चों, मियोसिस से होंगे। यही पॉइंट तो मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगर हम बात करें these in turn divide by mitosis to form a haploid plant, लेकिन अगर ये जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म ए हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, वंस अगेन कह रहा है कि अगर हम बात करें, जैसे मान लो स्पोर है और स्पोर अगर हैप्लॉइड है, तो अगर वहां पर हैप्लॉइड माइटोसिस कर रहा है तो वहां पर कैसी बॉडी बनेगी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर लाइफ साइकिल की बात करें किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की, तो वहां पर आपको एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा, अर्थात पहले आपको गैमेटोफाइट मिलेगी, फिर स्पोरोफाइट मिलेगी, फिर स्पोरोफाइट के बाद आपको गैमेटोफाइट मिलेगी। किसके बीच में, आपकी गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स के बीच में एक अल्टरनेशन आएगा। पहले गैमेटोफाइट आएगी, फिर स्पोरोफाइट आएगी। अब अगर हम बात करें बच्चों
इस लाइफ स्टाइल की या इसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, तो पहला पॉइंट क्या कहती है एनसीईआरटी, कहती है डिफरेंट प्लांट ग्रुप जब आप देखते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एल्गी की, तो कुछ ऐसी एल्गी होती है जिसका नाम है, जैसे वालवाक्स आप जानते हैं कॉलोनियल फॉर्म में होती है। अगर हम वालवाक्स की बात करें, स्पाइरोगाइरा की बात करें और कुछ स्पीसीज क्लेमाइडोमोनास की बात करें जो कि यूनिसेलुलर है, उसमें आपको जो पैटर्न मिलता है वो हैप्लॉन्टिक पैटर्न मिलता है। कैसा बच्चों मिलता है पैटर्न? हैप्लॉन्टिक पैटर्न मिलता है। देखो हैप्लॉन्टिक मानने में जो लाइफ साइकिल अगर हम इसको पूरी मान लें तो यहां पर सबसे कम समय कहां पर, जाइगोट वाला कम कुछ ही समय के लिए है, लेकिन एन वाला जो लाइफ साइकिल का जो फेज है वो काफी बड़ा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट फेज है आपको एल्गी में, क्लेमाइडोमोनास में, वो कौन सा है? वो गैमेटोफिटिक स्टेज यहां पर है। इसलिए ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। यही पॉइंट आपको यहां पर एनसीईआरटी कह रही है। क्या कह रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कह रही है कि आपको हैप्लॉन्टिक फेज यहां पर डोमिनेंट मिलेगा वालवाक्स में, स्पाइरोगाइरा में और क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज में। तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप जाएं, अगर दूसरी तरफ आप देखें तो कुछ प्लांट हैं, कुछ क्या अधिकतर ऐसे प्लांट होते हैं जो हायर प्लांट हैं, उसकी लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा जो टाइम आता है वो 12 स्टेज का होता है। अर्थात उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है। और जो हैप्लॉइड वाला फेज है वो कुछ ही समय को देखने के लिए मिल रहा है। देखो ए कितना बड़ा है और बी कितना छोटी लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल में जो टाइम है बहुत कम है। तो इस तरीके की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बच्चों, तो डिप्लॉन्टिक टाइप की जो लाइफ साइकिल आपको देखने को कहां पर मिलती है? अधिकतर आपको जो सीड बियरिंग प्लांट है, सीड बियरिंग प्लांट में क्या आता है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो वहां पर ये प्लांट इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। यस, तो गैमेटोफाइटिक फेज यहां पर फ्यू से कुछ मल्टीसेड आपको मिलेगी और कुछ ही समय को देखने को मिलेगी। ज्यादा समय में आपको स्पोरोफाइट फेज आपको देखने को मिलेगी। और जो तीसरा पैटर्न है वो आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या कह रहा है? ये एक्चुअली बच्चों एक इंटरमीडिएट फेज होती है। इस फेज आपको जो देखने को मिलती है वो देखने को कहां पर मिलती है? वो आपको मिलती है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिलेगी? यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिलेगी कि यहां पर एक इंटरमीडिएट कंडीशन अर्थात हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखने को मिलती है। और यहां पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेज यहां पर मल्टी सेलुलर है। इसी वजह से ऐसी फेज को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मतलब हैप्लॉइड फेज भी मल्टी सेलुलर है और डिप्लॉइड फेज भी मल्टी सेलुलर है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यस, इसलिए however they differ in their dominant phase, इसलिए अपने डोमिनेंट फेज में ये डिफरेंट हो जाते हैं, डिफर करते हैं। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहां पर मिल रही है बच्चों? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में। डिप्लॉन्टिक फेज कहां पर मिल रही है? जो हायर प्लांट है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। और हैप्लॉन्टिक फेज कहां पर मिल रही है? एल्गी में और ब्रायोफाइटा, सॉरी एल्गी में आपको ये देखने को मिल रही है। एल्गी में जैसे आप वालवाक्स है और आपका क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा कि किंगडम प्लांटी में जब हम लोग एल्गी से स्टार्ट करते हैं तो एल्गी से लेके आप एंजियोस्पर्म तक देखें किस तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन का कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे लगातार क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है कहां पर? जो जिसमें आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपका वो ऑटोट्रॉपिक भी है, जो जिसमें आपको स्पोरोफिटिक जनरेशन देखने को मिल रही है, ग्रीन है, वो तब खाना बना सकते हैं और वो निर्भर नहीं है। तो बहुत सारे इस तरीके के पॉइंट्स हमने देखा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहता है कि कुछ ऐसे एल्गल के जनरेशन हैं जैसे आप नाम है इनका एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प, जिसमें आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज देखने को मिलती है। फ्यूकस एक ऐसा एल्गा है जिसमें आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। अर्थात जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट है जिसको हम बोलेंगे डिप्लॉन्टिक। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने जो किंगडम प्लांटी है,
एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम लोग ने क्लियर किया है। और इसके बाद एंजियोस्पर्म से रिलेटेड जो भी बच्चों एमसीक्यूज बनेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन पे लगाएंगे। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट सेशन तो जरूर अटेंड करिए, जिससे इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे, जिससे एक एक पॉइंट्स और आपको वहां पर मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर दीजिए, और लाइक ही हम सभी को मोटिवेशन का काम देते हैं। तो चलते मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।